Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज का हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे और इसके साथ साथ कंपोजिशन डिस्कस कर रहे थे अर्थ की, तो उससे आगे हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी अर्थ है वो किस तरीके से इवोल्व हुई है, उसके लिए उसकी कंपोजिशन के बारे में क्या जो है यहाँ पर थ्योरीज जो है वो दी जाती है, उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो अर्थ के अंदर, उसके सरफेस पर और उसके इनर पार्ट के अंदर कौन कौन सी जो फोर्सेस हैं वो काम करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज के बारे में। सबसे पहले कि जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं, ओशियन जो हैं वो कैसे बने हैं, तो इनके लिए एक सबसे जो फेमस थ्योरी है वो दी जाती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ये जो है 1915 के अंदर ये थ्योरी दी गई थी। इन्होंने जो है डिफाइन किया था किस तरीके से जो है कॉन्टिनेंट और ओशियन का ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पर ये बात करते हैं 250 मिलियन ईयर एगो यहाँ पर ओनली वन कॉन्टिनेंट था, ओनली वन कॉन्टिनेंट, जिसको जो है पेंजिया नाम दिया गया। और इसके चारों तरफ एक वाटर बॉडी थी जिसको पेंथलासा जो है नाम दिया गया था। मतलब एक पूरी की पूरी पेंजिया जो है वो एक कॉन्टिनेंट था अलग से, और इसके चारों तरफ जो है एक वाटर बॉडी थी जिसका नाम जो है पेंथलासा दिया गया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे जो है पेंजिया वो ब्रेकअप होना स्टार्ट हुआ। ये कब स्टार्ट हुआ? 200 मिलियन ईयर एगो के अराउंड। उसके बाद इसका जो मतलब एक तरीके से जो नदन ड्रिफ्ट है, जो मतलब एक तरीके से आप नदन रिफ्ट जो है वो किसको बोलते हैं? एक जो ओशियन करंट है जो कि वहां से फॉलो करता है, उसको जो है इन्होंने नदन रिफ्ट का नाम दिया है। तो वो क्या करता है, वो इसको पेंजिया को 2 पार्ट्स में कट कर देता है, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट मतलब यहाँ से लेकर ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से 2 पार्ट में कट कर देता है। इसका जो अपर पार्ट है जो कि नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है, ये अपर पार्ट, इसको यूरेशिया नाम दिया जाता है। और नीचे का जो पार्ट है उसको गोंडवाना, इसको गोंडवाना और उसको ल्यूरेशिया नाम दे दिया जाता है। और इनके बीच में जो है एक सी पड़ता है ल्यूरेशिया और गोंडवाना के बीच में, और इसका नाम जो है तेथस सी जो है इसका नाम दिया गया। अब देखिए, इसको एक पिक्चर की सहायता से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया नाम दिया गया। ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट था। और इसके बाद देखिए यहाँ से जो है नदन रिफ्ट जो है, आप बोल सकते हैं यहाँ पर एक जो समुद्र का करंट जो है, ये समुद्र का करंट जो है इसको बीच में से ऐसे तोड़ देता है। बीच में से ऐसे तोड़ देता है। जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है ल्यूरेशिया और नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है गोंडवाना। तो इस तरीके से जो है ये आपस में ये कॉन्टिनेंट जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। इस तरीके से इनकी मूवमेंट होती है और यहाँ पर जो है इन कॉन्टिनेंट्स का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ था। ये हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका है, अफ्रीका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप एंड एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर आर्कटिक। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे जो है जो द्वीप हैं उनका निर्माण होता है। आगे देखिए, सेकंड थ्योरी की हम बात करें तो सेकंड थ्योरी जो है ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इनका मानना है कि जो कॉन्टिनेंट है और जो हमारे कॉन्टिनेंट का निर्माण कैसे हुआ है, ये जो है सी के जो सी का जो फ्लोर है उसके स्प्रेड होने से हुआ है। तो देखिए, ये थ्योरी जो है वो हेनरी हस के द्वारा 1960 के अंदर दी गई थी। इनका मानना है कि जो मिड ओशियनिक रीजेस होती हैं, मिड ओशियनिक रीजेस मतलब जो ओशियन के अंदर जो छोटी छोटी रीजेस, पहाड़ियाँ आप बोल सकते हैं, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं, ऑन राइजिंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट कमिंग फ्रॉम द मेंटल, मतलब अंदर से जो है जो कन्वेक्टिव थर्मल करंट जो है निकल कर आता है, जिसकी वजह से जो है लावा और जो मोल्टन मटेरियल है, मोल्टन मटेरियल मतलब लावा जब बाहर निकल कर आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओशियन क्रस्ट जो है वो मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं कि मान लिया ये जो है ये बड़ा सा विशाल सा और जो है ओशियन है, और यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है मिड ओशियनिक रीजेस हैं। यहाँ पर ये मिड ओशियनिक रीजेस इस तरीके से बनी हुई हैं। वो कैसे बनी है? क्योंकि अंदर से जो थर्मल कन्वेक्टिव जो करंट आता है एक तरीके से, वो जो है मेंटल लेयर से जितना भी मैग्मा और लावा जो भी मोल्टन मटेरियल है वो बाहर की तरफ निकल कर आता है, और बाहर इस तरीके से वो जमा होता चला जाता है, और जमा होता चला जाता है। इस तरीके से जो है ये जो है कॉन्टिनेंट बनते चले जाते हैं। एक तरीके से सी जो है वो स्प्रेड कर रहा है, सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड करता जाता है, और यहाँ पर ये मोल्टन मटेरियल जो है इकट्ठा होता जाता है और कॉन्टिनेंट जो है वो बनते जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से इन्होंने बताया है कि और नई क्रस्ट का निर्माण होता है। जैसे ये जो लावा वगैरह मोल्टन मटेरियल ठंडा हो जाता है, वहां पर जो है न्यू क्रस्ट जो है वो बन जाती है। इसको आप इस पिक्चर की सहायता से देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी है
यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मिड ओशियनिक रीजेस हैं, यहाँ से ये मोल्टन मटेरियल जो है बाहर की तरफ आता है और ये देखिए ओशन जो क्रस्ट है वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देती है और इस तरीके से सी जो है, सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है थ्योरी कहलाती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इसका जो है आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये अंदर की तरफ जो मोल्टन मटेरियल है वो किस तरीके से यहाँ पर बाहर आने की कोशिश करता है। ये देखिए धीरे धीरे प्रोसेस में ये ऐसे बाहर आने की कोशिश करता है। जैसे ये बाहर आता है तो ये देखिए इस तरीके से ये न्यू क्रस्ट जो है यहाँ पर जनरेट हो जाती है। तो ये जो है पूरा का पूरा दिखाया हुआ है किस तरीके से पहले अपर क्रस्ट, ये अपर क्रस्ट काम करती है, उसके बाद जो है नीचे की तरफ ये लोअर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट को यहाँ पर जो है इस तरीके से थिन करके इसको बिल्कुल पूरा पतला करके इसको ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये आप इस प्रोसेस को यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये क्या कहती है कि जो हमारा जो लिथोस्फीयर है वो कई सेगमेंट्स में बटा हुआ है। लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं? जो हमारी क्रस्ट का अपर पार्ट है, जो हमारी क्रस्ट का अपर पार्ट है। तो इसका मानना है, इस थ्योरी का मानना है कि जो हमारा क्रस्ट का जो ऊपर पार्ट है मतलब लिथोस्फीयर, वो क्या है, वो कई सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, कई सेगमेंट में डिवाइडेड है। इन्हीं सेगमेंट को क्या बोला जाता है? इन सेगमेंट्स को जो है प्लेट्स बोला जाता है। ये सेगमेंट्स जो है वो कॉन्टिनेंटल भी हो सकते हैं और ओशियनिक क्रस्ट भी हो सकती है। तो देखिए पूरा का पूरा जितना भी हमारी अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो कई पार्ट्स में, कई सेगमेंट्स में डिवाइड है। इन सेगमेंट्स को प्लेट्स बोला जाता है और ये जो प्लेट हैं वो जो है क्या हो सकती हैं? ये कॉन्टिनेंटल भी हो सकते हैं और ओशियनिक भी हो सकती हैं। और ये प्लेट क्या करती हैं? मूव करती हैं ऑन एस्थनोस्फीयर। एस्थनोस्फीयर क्या है? ये अपर मेंटल थी जो हमारी, जो कि हमारा 250 किलोमीटर के करीब का पार्ट था, उसके ऊपर ही हमारी लिथोस्फीयर काम करती है। तो इसके ऊपर तैरती रहती हैं। ये जो लिथोस्फीयर ये वाली जो ये प्लेट्स हैं ये क्या करती हैं? एस्थनोस्फीयर के ऊपर मूव करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। और ये लगभग जो है हमने अभी तक 20 जो है 20 जो प्लेट्स हैं वो अभी तक आइडेंटिफाई की हैं। और इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आपने सुना है कि अर्थक्वेक वगैरह भी आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से प्लेट्स को डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जुआन दा फूका प्लेट, ये यहाँ पर इस तरीके से दिखाई गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैरेबियन प्लेट, ये जो आइलैंड है वो कैरेबियन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। और इसी तरीके से जो है ये भी यूरेशियन प्लेट जो है आधा हिस्सा जो है इधर दिखाया है, यूरेशियन प्लेट का आधा हिस्सा इधर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यहाँ पर देखिए फिलिपाइन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, पूरा का पूरा जो पैसिफिक जो ओशन है वो प्लेट यहाँ पर दिखाई गई है। कोको प्लेट ये यहाँ पर इस तरीके से, नाजका प्लेट, और साउथ अफ्रीकन जो प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है काफ़ी सारी प्लेट्स को यहाँ पर अंटार्कटिक प्लेट डिफाइन किया गया है। और इनका मानना है कि ये जो है आपस में मूव करती रहती है और इसकी वजह से जो है यहाँ पर इस तरीके से हमारी जो भी ओशियन और जो कॉन्टिनेंट है उनका इस तरीके से निर्माण हुआ है इन प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से, कि प्लेट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं और कहीं से जो है वो अलग हो जाती हैं। उसके बाद देखिए प्लेट मार्जिन होता क्या है? तो देखिए प्लेट मार्जिन जो है ये एक तरीके की प्लेट्स की मूवमेंट ही है। जो अभी हमने देखा इन प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है उसको ही एक तरीके से हम प्लेट मार्जिन कहते हैं। और ये मेनली जो है क्या होता है कि इसकी जो मूवमेंट है, ये मार्जिन किस वजह से क्रिएट होता है? ये जो प्लेट्स के अंदर 3 टाइप्स की जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से क्रिएट होता है। अब देखिए कि कैसे ये क्रिएट होता है। सबसे पहले देखिए डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन को कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोला जाता है। और दूसरे नंबर पे देखिए कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन को डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोला जाता है। देखिए उसके बाद है पैरेलल को, ये जो है यहाँ पर रॉन्गली लिखा गया, इसको जो है बोलेंगे हम कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन या ट्रांसफॉर्म। अब हम देखते हैं कि प्लेट मार्जिन होते क्या हैं। तो देखिए जैसे जैसे प्लेट की मूवमेंट होती है, डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से डाइवर्स होना, दूर भागना, तो ये कहलाता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट एक दूसरे की तरफ मूव करना, तो ये कहलाता है कन्वर्जेंट। पैरेलल मतलब इस तरीके से, ये पैरेलल। तो इस तरीके की जो मूवमेंट होती है उनकी वजह से जो प्लेट्स के बीच में मार्जिन क्रिएट होता है उसको ही हम प्लेट मार्जिन बोलते हैं। तो ये 3 टाइप्स का होता है। तो इसको हम पिक्चर की सहायता से देख लेते हैं। तो देखिए प्लेट मार्जिन ये कंस्ट्रक्टिव हमने देखा, कौन सा? जो डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट मतलब एक प्लेट देखिए इस तरफ और एक प्लेट जो है इस तरफ, इस तरीके से जो है प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये कहलाती है कंस्ट्रक्टिव।
कुछ ना कुछ ये जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगी, कुछ ना कुछ यहाँ पर बनाएंगी, तो इसलिए जो है इनको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट ये हमारी क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट। उसके बाद देखिए कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट वाला कौन सा है, ये डिस्ट्रक्टिव, यानी दोनों प्लेट आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ क्या कर रही है, पर मूव, तो इस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा दबाव पड़ने की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से ये लावा जो है, ज्वालामुखी जो है वो बाहर की तरफ, वोल्केनो जो है वो इरप्ट हो गया, तो इसकी वजह से जो है डिस्ट्रक्शन हो गई, तो इसलिए जो है इसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रक्टिव। और यहाँ पर देखिए इस तरीके के फोल्ड माउंटेन भी बन जाते हैं, क्योंकि एक प्लेट जो है वो दूसरे की जब एक प्लेट जो है दूसरी की तरफ मूव करती है तो इनको जो है जगह चाहिए, तो ये आपस में इस तरीके से फोल्ड क्रिएट कर लेती हैं, तो यहाँ पर इस वजह से फोल्ड माउंटेन भी बन जाते हैं। तो ये कहलाती है हमारी डिस्ट्रक्टिव या फिर कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। उसके बाद देखिए कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव जो कि पैरेलल चलता है, ये देखिए पैरेलल इस तरीके से, या फिर ये इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो इस तरीके से भी ये जा सकता है, इसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन इसको बोला जाता है। कोलिजन, कोलिजन वही होता है जैसा कि हमारा ये वाला था जो हमारा डिस्ट्रक्टिव वाला, कन्वर्जेंट वाला, ये इस तरीके से जो है आपस में टकरा जाती हैं, तो इसको भी बोला जाता है कोलिजन। तो यहाँ पर एक तरीके से और समझ सकते हैं हम, कंजर्वेटिव इस तरीके से पैरेलल जो मूवमेंट होती है उनको बोला जाता है कंजर्वेटिव। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव होता है इस तरीके से एक दूसरे से दूर जाना, तो ये कहलाता है डाइवर्जन भी कहलाता है, और एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव भी कहलाता है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव को बोला जाता है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज हो रही है एक दूसरे की तरफ, तो इसको जो है डिस्ट्रक्टिव भी बोला जाता है। तो ये जो है प्लेट मार्जिन है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर कौन सी फोर्सेस जो है वो काम करती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है दो फोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे, एक होती है हमारी एक्सोजेनिक फोर्स और दूसरी होती है एंडोजेनिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सोजेनिक यानी एक्सटर्नल फोर्सेस। नाम से ही आपको समझ आ रहा है, एक्सो, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, यानी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्सेस यानी जो अर्थ के सरफेस के बाहर की तरफ जो कार्य करती हैं उनको बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये फोर्सेस कौन सी हैं, विदरिंग एंड इरोजन। विदरिंग एंड इरोजन जो है ये फोर्सेस अर्थ के बाहर काम करती हैं। तो ये विदरिंग और इरोजन होता क्या है, तो देखिए जो विदरिंग है वो एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन होता है और डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन सिटू बाय नेचुरल एजेंट। मतलब क्या है कि मान लिया जो है यहाँ पर कोई रॉक जो है, रॉक्स वगैरह हैं, तो देखिए रॉक्स मतलब चट्टाने, तो अब इनके ऊपर कोई भी नेचुरल एलिमेंट जो है वो काम करता है। नेचुरल एलिमेंट जैसे कि आप प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं, मतलब कि बारिश वगैरह, रेन या वाटर, और इसके साथ साथ आप विंड भी ले सकते हैं, विंड ले सकते हैं, रेन आप यहाँ पर ले सकते हैं, और दूसरे जो नेचुरल एलिमेंट है वो भी आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे इस रॉक को कमजोर कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, और इसको जो है बिल्कुल आप बोल सकते हैं इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं इस रॉक को। जब बार बार जो है इसके ऊपर रेन पड़ेगी या फिर विंड वगैरह का असर होगा तो इसकी वजह से ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और इन सिटू मतलब उसी जगह पे रहती है। टूटने के बाद जो है वहीं पर जो है ये एक तरीके से रॉक टूटने के बाद वहां पर सोयल बन जाती है, मिट्टी सोयल बन जाती है वहां पर। तो इन सिटू जो डीकम्पोजिशन होती है, इन सिटू मतलब उसी जगह पर सेम पोजीशन में नेचुरल एजेंट्स के द्वारा, तो वो कहलाता है विदरिंग, यानी यहाँ पर रॉक्स की विदरिंग हो चुकी है। तो देखिए ये एक स्टैटिक प्रोसेस है, यहाँ पर जो है विदरिंग कई टाइप से हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल विदरिंग। तो देखिए फिजिकल विदरिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो भी ये डिसइंटीग्रेशन हुआ है रॉक का, यानी रॉक जो है वो छोटे छोटे कणों में टूटी है विदाउट एनी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट का कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ है, बल्कि जैसे कि टेम्परेचर चेंज होता है या फिर जो है क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है वाटर का इनटू आइस, या प्रेशर रिलीज होता है, इस तरीके के मैकेनिज्म के द्वारा ये जो है विदरिंग होती है। यानी टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, बारिश वगैरह हुई है, या ज़्यादा जो है सन की हीट जो है इनके ऊपर पड़ी है, उसकी वजह से रॉक जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ओनली क्या हुआ है यहाँ पर सिर्फ उसका जो फिजिकल इंटीग्रेशन हुआ है, सिर्फ उसके जो है वो टूट कर जो है बिखर गई है एलिमेंट्स उसके अंदर, वही है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड जो है वो है केमिकल विदरिंग। तो केमिकल विदरिंग में क्या होता है, इसके अंदर जो है केमिकल चेंजेस की वजह से डीकम्पोजिशन हो जाती है। वो किस वजह से, जैसे कि यहाँ पर जो है कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, जैसे कि सॉल्यूशन है, ऑक्सीडेशन है,
इसके साथ साथ कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है या हाइड्रोलिसिस, इस तरीके की जो प्रोसेस होते हैं उनके द्वारा इसके जो केमिकल जो गुण होते हैं, फीचर्स जो होती हैं, उनके अंदर जो चेंज आता है और उसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको एक तरीके से जो है यहाँ पर केमिकल विदरिंग बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल विदरिंग। तो देखिए बायोलॉजिकल विदरिंग जो है ये मेनली किसके द्वारा होती है, जो लिविंग जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स वगैरह की वजह से, जैसे प्लांट्स की जो रूट वगैरह होती हैं वो जो है ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं और रॉक को जो है कई हिस्सों में तोड़ देती हैं। एनिमल्स जो हैं या मैन के द्वारा ये जो है लार्जली कंट्रोल होती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल विदरिंग। अब देखिए इरोजन क्या होता है, तो देखिए विदरिंग हमने देख लिया, विदरिंग जो है इन सीटू किसी चीज़ की डिकम्पोजिशन हो रही है तो उसको बोला जाता है उसी जगह पर जहाँ पर रोक है, जो चट्टाने वगैरह हैं वहीं पर जो है उसकी डिकम्पोजिशन या डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसको विदरिंग बोला जाता है। लेकिन अगर इरोजन किसको बोला जाता है, इरोजन होता है कि अगर ये जो विदरिंग जो हुई है किसी रोक वगैरह की जो विदरिंग की है, अगर उसको उसी जगह पर रहने देने की बजाय उसको क्या किया जाए कि पानी के द्वारा या किसी और एजेंट के द्वारा उसको अपने साथ बहाकर ले जाया जाए, यानी या तो विंड जो है वहां पर उसको बहाकर अपने साथ उड़ा कर ले जाती है या फिर वाटर या आइस वगैरह उसको जो है अपने साथ वहां पर ले जाती है और एक तरीके से वहां पर जो है एक बिल्कुल एक टूटे फूटे अवशेष जो है वो रोक के बच जाते हैं, तो उसको बोला जाता है इरोजन, कि वहां से उसका क्या हो चुका है, इरोजन हो चुका है। तो देखिए एक्सोजेनिक प्रोसेस को हमने यहाँ पर देखा, समझा कि एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर क्या आते हैं। तो देखिए यहाँ पर विदरिंग देखा हमने, इरोजन देखा, यहाँ पर जो है मास मूवमेंट्स को भी काउंट किया जा सकता है और डिपोजिशन को भी काउंट किया जा सकता है। तो ये है हमारी एक्सोजेनिक फोर्स, यानी जो अर्थ के बाहर काम करती हैं। तो विदरिंग भी अर्थ के बाहर ही होती है, इरोजन भी बाहर होती है। जो जैसे अब देखिए विदरिंग के अंदर हमने डिस्कस किया कि फिजिकल विदरिंग और इसके साथ साथ केमिकल विदरिंग और बायोलॉजिकल। तो फिजिकल के अंदर भी हमने देखा कि किस तरीके से टेम्परेचर वगैरह की चेंज की वजह से या फिर जो दूसरे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो होता है या दूसरे फ्रीजिंग जो एलिमेंट काम करते हैं या वाटर वगैरह काम करता है, तो ये सारे के सारे फिजिकल एलिमेंट के अंदर आते हैं। केमिकल के अंदर हमने देखा कि सॉल्यूशन की वजह से, यानी पानी के अंदर जो है मटेरियल अगर घुल जाता है तो उसको जो है एक तरीके से आप सॉल्यूशन के रूप में बोल सकते हैं। कार्बोनेशन के रूप में आप बोल सकते हैं कि जब ये कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं मिनरल्स तो उनको बोला जाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को हम बोलेंगे कि हमने उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया है, तो वाटर को मिनरल्स के अंदर जब ऐड करेंगे तो एक तरीके से हाइड्रेशन कहलाता है। तो ये जो है केमिकल विदरिंग। उसके बाद बायोलॉजिकल हमने देखा कि प्लांट्स, एनिमल्स और जो मेंस के द्वारा होती है बायोलॉजिकल होती है। आगे देखिए मास मूवमेंट। मास मूवमेंट जैसे कि स्लो मास मूवमेंट और रैपिड मास मूवमेंट। स्लो में क्या हो सकता है, क्रीप या सोलिफ्लुकेशन, यानी क्रीप करना, बिल्कुल रेंग रेंग कर चलना, जैसे आइस जो है वो बिल्कुल रेंग रेंग कर चलती है, तो उसको जो है एक तरीके से जब उसके अंदर वजन ज़्यादा हो जाता है तो वो इस तरीके से रेंग कर चलती है, तो वो स्लो मूवमेंट में काउंट होता है। इसी तरीके से रैपिड मूवमेंट होती है, जैसे अर्थ फ्लो, मड फ्लो, जो कीचड़ वगैरह होता है, डेब्रीज, एवलांची वगैरह जो आते हैं, और लैंडस्लाइड जो होता है, तो इनको भी आप जो है रैपिड मूवमेंट के रूप में एक तरीके से, वो भी अर्थ के बाहर होते हैं, तो इसलिए जो है इनको इसके अंदर काउंट किया जा सकता है। इरोजन जो है जैसे रनिंग वाटर जो है अपने साथ बहा कर ले जाता है। ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर, जो भी ग्लेशियर किसको बोला जाता है, रिवर ऑफ आइस। इसकी जो रिवर होती है उसको बोला जाता है, आइस की जो रिवर होती है, नदी होती है, उसको बोला जाता है ग्लेशियर। तो अपने साथ बहा कर ले जाते हैं काफ़ी सारे जो मिनरल्स होते हैं उनको। इसी तरीके से वेव्स और करंट्स जो हमारे सी के अंदर उठते हैं, तो जो भी हमारी जो बैंक होता है, जो सी का जो किनारा होता है, तो वहाँ से जो है काफ़ी सारे जो सैंड वगैरह और वहाँ का जो भी रॉक स्ट्रक्चर होता है उसको भी एक तरीके से वो इरोड कर देते हैं। विंड्स हैं वो भी कर देती हैं। तो आगे देखिए डिपोजिशन भी जो है एक एक्सोजेनिक फोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि ये भी अर्थ के बाहर की तरफ होता है। जैसे रनिंग वाटर है अपने साथ काफ़ी सारे सेडिमेंट्स लेकर आता है और एक ही जगह जाकर उसको डिपॉजिट कर देता है। ऐसे ही ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वो भी जब एकदम से ग्लेशियर ऊपर की तरफ से चलते हैं तो अपने साथ काफ़ी सारे डेब्रीज लेकर आते हैं, तब तो वो इरोजन कहलाता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है और एक जगह जाकर वो डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो डिपोजिशन कहलाता है। इसी तरीके से वेव्स एंड करंट्स, तो आपने देखा होगा कि जो ओशियन के चारों तरफ, यानी जो सी होते हैं, वहां पर जो है आपने बीच बने हुए देखे होंगे, तो वहां पर देखिए कितना ज्यादा मात्रा में सैंड होता है, रेत होता है। तो वो किस वजह से बनता है, वो इसी वजह से बनता है, वेव्स और जो करंट्स आते हैं उनकी वजह से वहां पर सैंड का डिपोजिशन हो जाता है। इसी तरीके से विंड भी जो है डिपोजिशन का काम करती है। आगे बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस।
तो देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो बाहर की तरफ काम करती हैं उनको हम देख चुके हैं। अब एंडो मतलब अंदर की तरफ, यानी जो अर्थ के अंदर जो काम करती हैं फोर्सेस, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए ये ओरिजिनेट होती हैं अर्थ के इंटीरियर में। ये कौन कौन सी फोर्सेस हैं, जैसे कि वोल्केनो जो है अंदर से इरप्ट होते हैं, जबकि थर्मल जो कन्वेक्टिव करंट होते हैं जब वो बाहर निकल कर आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर की तरफ आता है, इरप्ट होता है और इस तरीके से जो है वोल्केनो वगैरह का निर्माण करता है। आगे बात करते हैं अर्थक्वेक। ये भी अर्थ के अंदर से जो है ओरिजिनेट होते हैं। जो लैंडस्लाइड है उसका मेन कारण भी जो है अर्थ के अंदर जो काम करने वाली फोर्सेज हैं वही हैं, उसकी वजह से ही ये बाहर की तरफ जो लैंडस्लाइड्स है वो मोमेंट हमें देखने को मिलती है। तो देखिए ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं ये दो तरीके की होती हैं। एक तो होती हैं सडन जो बिल्कुल एकदम से क्विक रिएक्शन जिनका होता है। एक होती है डायस्ट्रोपिक इनकी बिल्कुल स्लो मूवमेंट होती है। तो देखिए सबसे पहले सडन के बारे में बात करते हैं। तो सडन वाली जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं ये एकदम से क्विक रिएक्शन करती हैं, एकदम से चेंज आता है। तो ये इसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं किस किस को, अर्थक्वेक को और वोल्केनो को, क्योंकि ये एकदम से होने वाले चेंजेस हैं। इसके बाद देखिए इनको ये एकदम से नहीं होते, इनके लिए जो अर्थ के अंदर काफ़ी लंबे टाइम्स तक कोई ना कोई प्रिपरेशन चल रही होती है। जैसे मोल्टन जो मटेरियल है वो अर्थ के अंदर पहले से ऑलरेडी जो है वो पहले से ही वहाँ पर विद्यमान होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है उसको निकलने का, या उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है उसको निकलने का जब टाइम मिलता है तो वो अर्थ के सरफेस से बाहर निकल आता है और इस तरीके से वोल्केनो के रूप में वोल्केनो जो माउंटेन है उनका निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सडन फोर्सेस काम करती हैं। उसके बाद देखिए डायस्ट्रोपिक फोर्सेस होती हैं जो बिल्कुल स्लोली काम करती हैं, बिल्कुल धीरे धीरे काम करती है, कि आपको कई बार जो है इनका जो असर है वो कई हजार वर्षों बाद जो है आपको पता लगता है। और ये मूवमेंट भी दो तरीके की हो सकती हैं, एक वर्टिकल मूवमेंट होती है और एक हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है। तो इस तरीके से आप जो है इनको डिफाइन कर सकते हैं कि जो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस है ये वर्टिकल मतलब इस तरीके से ऊपर से नीचे तक जो काम करती है, और हॉरिजेंटल ये ऐसे काम करती है। तो ये जो है दोनों तरीके से काम करती हैं। उसके बाद देखिए इनका डिवीजन हम देख लेते हैं। तो देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो हमारी सडन मूवमेंट होती है, सडन मूवमेंट में हमने वोल्केनो और अर्थक्वेक को डिफाइन किया। उसके बाद देखिए स्लो के अंदर हम जो है स्लो मूवमेंट्स हैं, इसको ही नाम दिया गया है डायस्ट्रोफिज्म। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डायस्ट्रोफिज्म क्या है, तो ये एक तरीके की एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जो बिल्कुल स्लोली मूवमेंट करती हैं, उनको ही हम डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। तो देखिए इसको जो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक जो वर्टिकल मूवमेंट होती है, एक हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है। तो देखिए वर्टिकल मूवमेंट जो होती है इनको बोला जाता है एपिरोजेनिक भी बोला जाता है, और जो हॉरिजेंटल होती है इनको ओरोजेनिक भी बोला जाता है। और एपिरोजेनिक की वजह से कॉन्टिनेंट बनते हैं, इसलिए जो है इसको कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग जो फोर्स हैं वो भी बोला जाता है। और जो ओरोजेनिक जो फोर्सेस होती हैं इनकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं, इसलिए जो है इनको माउंटेन्स बिल्डिंग फोर्सेस भी बोला जाता है। अब जो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग वाली फोर्स हैं यानी एपिरोजेनिक जो फोर्सेस हैं ये जो है अपवर्ड भी मूवमेंट करती हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट करती हैं। और जो हमारी ओरोजेनिक यानी हॉरिजेंटल वाली फोर्सेस हैं, यहाँ पर भी 2 तरीके से फोर्स काम करती हैं। एक फोर्स ऑफ कंप्रेशन, इस तरीके से फोर्स ऑफ कंप्रेशन, और एक फोर्स ऑफ टेंशन, इस तरीके से फोर्स ऑफ टेंशन। तो कंप्रेशन वाली एक दूसरे की तरफ जो है आकर्षित होती हैं, कंप्रेस करती हैं, और ये जो है टेंशन वाली एक दूसरे के इनके अंदर टेंशन होती है और इसकी वजह से ये जो है एक दूसरे से दूर भागती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस फोर्स की वजह से फोल्ड बनते हैं, क्योंकि एक दूसरे की तरफ जब प्लेट मूव करेंगी तो क्या करेगी, इनको जो है जगह चाहिए, फिर एक दूसरे की तरफ मूव करते करते तो ये क्या कर देती है, इस तरीके के फोल्ड बना देती हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर इनको स्पेस नहीं है, तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर फोल्ड बना देंगी जब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। और यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ टेंशन, जब एक दूसरे से ये दूर भागेंगी तो बीच में क्या होगा, इस तरीके का फोल्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए ये एक दूसरे से दूर भाग रही है तो यहाँ पर फोल्ट बन जाएगा। तो देखिए जो फोल्ट माउंटेन है वो इन फोर्सेस की वजह से बनते हैं, जो फोल्ड माउंटेन है वो इन फोर्सेस की वजह से बनते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा एंडोजेनिक प्रोसेस का फोर्सेस का प्रोसेस यहाँ पर देखा है। तो देखिए इनको जो है हम जो ये हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जो ये देखिए डायस्ट्रोफिक फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट टाइप की, और सेकंड टाइप की फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये डायस्ट्रोफिक जो फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो है इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी बोला जाता है। ये एक तरीके से पूरे ग्लोब को, पूरी की पूरी अर्थ को जो है लार्ज एरिया को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि इनकी वजह से क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, लेक्स और बिग फोल्ट जो है इसकी वजह से क्रिएट होते हैं। तो देखिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी फिगर में हमने
हमने देखा था कि जो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है एपिरोजेनिक फोर्सेस, तो देखिए एपिरोजेनिक फोर्सेस और दूसरी जो है वो कौन सी हैं, ओरोजेनिक। तो एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक। तो एपिरोजेनिक जो फोर्सेस हैं ये हैं कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, मतलब ये क्या करती हैं, कॉन्टिनेंट्स बनाती हैं, और इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो वर्टिकल मूवमेंट होती है, मतलब ऊपर नीचे ऐसे वर्टिकल मूवमेंट होती है। अभी हमने देखा था, तो देखिए ये वर्टिकल मूवमेंट होती है और ये अपवर्ड भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो ये होती है हमारी कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। उसके बाद देखिए ओरोजेनिक फोर्सेस। ओरोजेनिक फोर्सेस जो हैं ये हमारी माउंटेन्स बनाती हैं, मतलब माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस हैं। और ये मूवमेंट जो है कैसे होती है, हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है। अभी हमने पीछे देखा था, तो देखिए ये जो है हॉरिजेंटल मूवमेंट है, माउंटेन बिल्डिंग है, और इसमें भी 2 फोर्सेस काम करती हैं। तो देखिए इन फोर्सेस को जो है टेंजेंशियल फोर्सेस भी बोला जाता है। टेंजेंशियल फोर्सेस भी इनको बोला जाता है, किसको, हॉरिजेंटल फोर्स मूवमेंट को। अब देखिए ये भी 2 वे में काम करती हैं, 2 वेज में काम करती हैं। अभी हमने देखा था कि 2 वेज में, तो देखिए एक तो अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से इनको टेंशनल फोर्स बोला जाता है। इनकी वजह से क्या होते हैं, फॉल्ट क्रिएट होते हैं, क्रैकिंग होती है, और इनको डाइवर्जेंट फोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये डाइवर्स हो रही हैं, एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, इनके बीच में टेंशंस है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है कौन से माउंटेन बनते हैं, ऐसे वाले ब्लॉक या फोल्ट माउंटेन जो है इनकी वजह से बनते हैं। आगे है टूवर्ड्स ईच अदर। दूसरे टाइप की जो मोमेंट है वो है कंप्रेशन फोर्सेस। कंप्रेशन फोर्सेस या कन्वर्जेंट फोर्सेस, मतलब ये कन्वर्ज हो रही हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, इस तरीके के फोल्ट जो हैं वो क्रिएट होते हैं, और इनकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जैसे कि हमारे जो हिमालय पर्वत है वो जो है इसी वजह से बना हुआ है, फोल्ड माउंटेन, ठीक है, उसको फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारी इस वीडियो का एंड होता है। तो अगली वीडियो के अंदर हम अपना रोक सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे। That's all for today. Thank you for watching the video. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.